सबसे पहला सवाल है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, एनसीडब्ल्यू इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इज अ स्टैट्यूटरी of the government of India. It works for the protection, promotion and safeguarding of women's rights, established to address issues related to gender equality, discrimination and injustice against women. Does not have judicial power like a court but has civil court like power in certain matters. ठीक है, constituted under the National Commission for Women Act 1990, came into existence in 1992. Headquarter is in New Delhi. ठीक है, मतलब ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है ये एक एक्ट से आया था, जिस एक्ट का नाम था नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990। ठीक है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए, उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो इसके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, विमेन्स के राइट के प्रोटेक्शन के लिए, विमेन के डेवलपमेंट के लिए ये संस्था जो है काम करती है। ठीक है, ये जुडिशियल पावर इनके पास नहीं होता है, लेकिन ये सिविल कोर्ट के जो भी पावर्स होते हैं इनके पास होता है। सिविल कोर्ट के पास क्या पावर होता है? इंक्वायरी करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, तो ये सारे पावर इनके पास भी होंगे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, आपको पता ही है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट के तहत। ठीक है, ये जो एग्जिस्टेंस में आया था वो 1992 में आया था और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन में कौन कौन से लोग होते हैं, तो सबसे पहला होता है चेयरमैन। ठीक है, इसके बाद 5 मेंबर्स होते हैं, एक्सपीरियंस इन लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, विमेन्स डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो 5 जो मेंबर होंगे वो हर एक पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप में एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे। ठीक है, और मेंबर सेक्रेटरी एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और विमेन रिलेटेड इशू। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के जो है एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो आपका नेशनल कमीशन फॉर वीमेन में 6 लोगों का एक मतलब ग्रुप होता है, इतना समझ लीजिएगा। टेन्योर, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर। ठीक है, इसमें जो लोग काम करेंगे, जैसे मैंने मेंबर्स बोला 5, सेक्रेटरी बोला, चेयरपर्सन बोला, इन लोगों का जो ऑफिस का ये रहेगा ड्यूरेशन, वो रहेगा 3 साल का। ठीक है, 3 साल के बाद गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिन्यूअल करे, नहीं तो फिर दूसरे को अपॉइंट करे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीडब्ल्यू का? टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर विमेन, टू रेकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, टू फैसिलिटेट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज ऑफ विमेन, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मेकिंग पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग विमेन। ठीक है, अब है फंक्शंस ऑफ एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू क्या क्या काम करती हैं? तो पहला रिव्यू और रिकमेंडेशन का काम करते हैं, दूसरा ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का काम करते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का काम करते हैं, फिर आपका जो है रिसर्च के भी काम करते हैं ये कि महिलाओं के लिए क्या क्या नया नया होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका अवेयरनेस एंड आउटरीच। ये जो है बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं ताकि महिलाओं के अपलिफ्टमेंट में हेल्प मिले। ठीक है, तो ओवरऑल फंक्शन है ये है आपका। फिर है आपका पावर ऑफ एनसीडब्ल्यू। पावर क्या क्या है इनका? तो पावर है द कमीशन हैज पावर सिमिलर टू अ सिविल कोर्ट। जैसे ये समन कर सकते हैं किसी भी अक्यूज्ड को। ठीक है, जो भी पर्सन अक्यूज होगा उनको बुलाया जा सकता है। ठीक है, इंक्वायरी की जा सकती है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो सकता है, एफिडेविट पे एविडेंस लिया जा सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। तो जैसा सिविल कोर्ट के पास पावर होता है वैसे ही एनसीडब्ल्यू के पास भी पावर होता है। ठीक है, फिर ये जो है इन इसका इम्पोर्टेंस क्या है?
strengthens gender justice, provides an institutional mechanism for women empowerment, ensures women's voice are heard in policy making। ठीक है, तो एनसीडब्ल्यू कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो संस्था है एक तरीके से भारत के अंदर, वो माना जाता है, और ये जेंडर जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो काम करती है। ठीक है, एनसीडब्ल्यू जो है नेशनल लेवल पे ये कमीशन है, एक होता है स्टेट लेवल पे, उसको बोलते हैं स्टेट विमेन कमीशन। ठीक है, SWC बोलते हैं उसको। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसको बोलते हैं DCW। हमेशा याद रखिएगा, जो ये एनसीडब्ल्यू है वो नेशनल लेवल पे काम करता है, लेकिन वो हर स्टेट में तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो हर स्टेट के लिए अलग से स्टेट लेवल की बनाई गई है। ठीक है, अब स्टेट वाले हर डिस्ट्रिक्ट में तो जा नहीं सकते, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमीशन है उसको हम DCW बोलते हैं, स्टेट लेवल पे जो कमीशन है उसको हम स्टेट विमेन कमीशन बोलते हैं, और नेशनल लेवल पर जो है उसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बोलते हैं। ठीक है, यही है आपका एनसीडब्ल्यू के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, JJB। हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया था। JJB भी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये भी एक संस्था के कानून के द्वारा ही बनाया गया बॉडी है। ठीक है, इसमें कौन से बच्चे डील किए जाते हैं, तो जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध कारित किए हो, वैसे बच्चे। ठीक है, एक होता है आपका चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी, तो वो भी एक संस्था है जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत काम करती है, लेकिन वो ऐसे बच्चों को डील करती है जो निग्लेक्टेड है, ऑर्फन्ड है, या आपके अब्यूज्ड है। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है JJB के बारे में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऐसे बच्चों को डील करता है जिसने कोई अपराध कारित किया हो। ठीक है, फिर ये जो बच्चे होंगे उसको लाया जाएगा, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उनका एज असेसमेंट होगा। तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। बच्चे को बेल देना है नहीं देना है कौन डिसीजन लेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बच्चे को रिहैब कैसे करना है, कहाँ रखना है, ऑब्जर्वेशन होम में रखना है, स्पेशल होम में रखना है, कौन डिसाइड करेगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल JJB ये काम करते हैं। कंपोजिशन क्या है JJB का, तो JJB के अंदर एक मैजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, और 2 सोशल वर्कर होते हैं। तो ये 3 लोगों का कमिटी है यहाँ पे। ठीक है, हमने ऊपर देखा एनसीडब्ल्यू में 6 लोगों की कमिटी है, और नहीं 6 नहीं, कितना था, 7 था शायद। एक तो था आपका चेयरपर्सन, 5 मेंबर और एक सेक्रेटरी। तो एनसीडब्ल्यू का 6 मेंबर का कमिटी था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आपका 3 लोगों का कमिटी है, एक है आपका प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और 2 है आपका सोशल वर्कर। ठीक है, 3 लोगों की कमिटी। इनका ऑफिस कितने दिनों तक के लिए रहता है, तो इनका ऑफिस भी 3 साल तक ही रहता है, बाद में इनको रिन्यूअल किया जा सकता है या दूसरे कमिटी को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, JJB का जुरिस्डिक्शन क्या है, तो जो भी बच्चा अपराध करके आया होगा वो सभी बच्चे को ट्राई कर सकते हैं, इतना जुरिस्डिक्शन JJB के पास होता है। पावर क्या है JJB के पास, तो पावर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो भी रहता है पावर, सारा पावर इनके पास होता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो होता है वो इसमें डील करते हैं, तो स्वाभाविक है कि मजिस्ट्रेट है तो उसके पास मजिस्ट्रेट वाला पावर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये भी तो पावर क्या है, जैसे मजिस्ट्रेट के पास पावर रहता है वैसे ही इनके पास पावर रहेगा, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उनको जो भी लगेगा कि नहीं इनको बेल देना है बेल दे सकते हैं, जेल देना है जेल दे सकते हैं, और जुवेनाइल ये इसमें आपके ऑब्जर्वेशन होम में भेजना है ऑब्जर्वेशन होम में भेज सकते हैं। तो ये पावर है उनके पास। ठीक है, इसके बाद JJB का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों JJB बनाया गया। ठीक है, तो जो बच्चे अपराध करके आते हैं उनको चाइल्ड फ्रेंडली ट्रीटमेंट मिले। ठीक है,
उनको ऐसा न लगे कि उसको कोई कोर्ट में भेजा गया और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो चाइल्ड फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट हो, बच्चे की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और बच्चे को तो कहीं से भी भयभीत ना हो, ठीक है, और इंक्वायरी एकदम सादगी से हो, इसके लिए जेजेबी जो है बनाया गया था, ठीक है, और बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। इसके बाद है आपका राइट ऑफ जुवेनाइल अंडर जेजेबी। जेजेबी के पास जो है बच्चों का क्या क्या राइट है, तो राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, राइट टू बी लीगल एड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बेल, राइट टू रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो जेजेबी के सामने जो जुवेनाइल आते हैं उनके ये सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है जेजेबी के अंदर, तो इंश्योर चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस सिस्टम, ये मैंने पहले ही बता दिया था। प्रिवेंट स्टिग्माइजेशन ऑफ जुवेनाइल, बैलेंस जस्टिस विद कंपैशन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके जेजेबी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एक और इसमें इम्पोर्टेंट कि ये जो जेजेबी है वो कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकते हैं, तो जेजेबी आपके काउंसलिंग करा सकते हैं बच्चों का, जेजेबी आपके कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं बच्चों को, जेजेबी प्रोबेशन पे छोड़ सकता है बच्चों को, जेजेबी ग्रुप काउंसलिंग करा सकता है, जेजेबी स्पेशल होम से ऑब्जर्वेशन होम में भेज सकता है, ठीक है, जेजेबी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करा सकता है। ये सारे ऑर्डर जेजेबी पास कर सकता है। कौन से ऑर्डर जेजेबी पास नहीं कर सकता, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं कर सकता, डेथ पेनल्टी बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी आपको जेजेबी के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। तीसरा सवाल है आपका तीसरा सवाल है sexual harassment at workplace. Sexual harassment at workplace refers to unwelcome act or behavior of a sexual nature that violate a woman's dignity and create a hostile work environment. ठीक है, it is recognized as a violation of fundamental right under Article 14, 15, 21, 19, 1, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आर्टिकल 19 1 जी राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है। तो अगर वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव होता है या उनके साथ कोई अनवेलकम सेक्सुअल नेचर का कोई भी एक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये चारों जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो वायलेट होते हैं, ठीक है। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक केस से आया था जिसका नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस था, ठीक है। इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए जिसके बाद एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था पॉस एक्ट, ठीक है। पॉस एक्ट के तहत बहुत सारे गाइडलाइन थे सुप्रीम कोर्ट के जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसमें डिफाइन किया गया कि फिजिकल एक्ट क्या होगा, अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट, टचिंग, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो फिजिकल एक्ट माना जाएगा। वर्बल एक्ट, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, इनएप्रोप्रिएट जोक्स, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। नॉन वर्बल एक्ट, शोइंग पोर्नोग्राफी, लूड जेस्चर्स, स्टारिंग और ऑगलिंग, ठीक है। कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे महिला को अनवेलकम फील हो, ठीक है, तो वो अपराध है, सेक्सुअल हरासमेंट है इस एक्ट के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क प्लेस को भी डिफाइन किया गया है कि वर्क प्लेस में क्या क्या आएगा, तो ऑफिस आएगा, फैक्ट्री आएगा, शॉप्स आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आएगा, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट आएगा, हॉस्पिटल आएगा, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन आएगा, ठीक है। ये सारे ऑफिस में ही कवर होंगे, वर्क प्लेस में ही कवर होंगे। तो वर्क प्लेस समझ में आ गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई भी कंपनी में जो महिलाएं काम कर रही हैं, अगर वहां पे 50% से ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है, तो वहां पे लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। वहां पे जो भी महिलाओं का कंप्लेन रहेगा वहां पे जो है वो महिला उनको कंप्लेंट कर सकती है। इसके लिए आईसीसी का गठन किया जाएगा
जिसको बोलते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। ठीक है, कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? 3 महीने के भीतर कंप्लेन पर सुनवाई हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी बंदा उसके लिए जिम्मेदार रहेगा उसको निकाला जाएगा। महिला को जो है तत्काल छुट्टी दिया जाना चाहिए। ठीक है, छुट्टी के बाद उनको मॉनेटरी भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है पनिशमेंट का भी दिया हुआ है। अगर सामने वाला रिटर्न अपोलॉजी देता है और महिला माफ करना चाहती है तो कर सकती है। ठीक है, सैलरी काट लिया जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है अगर कोई भी इस तरीके का अपराध कारित करता है तो। ठीक है, ड्यूटी क्या है एम्प्लॉयर का, मतलब मालिक का, जो उसमें हेड है, उसका ड्यूटी यह है कि प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, डिस्प्ले पेनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, conduct awareness program, assist the women in filing FIR if offense is criminal, ensure compliance with ICC recommendation, फाइल एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की कि महिलाओं के लिए सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे और हर सेक्सुअल हरासमेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको अपने ऑफिस में डिस्प्ले करके रखे, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराए। अगर किसी महिला को एफआईआर दर्ज करना है, उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो महिला को असिस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरनल कमिटी जो है कंप्लेंट कमिटी भी बनाई जाएगी और वो हर साल का रिपोर्ट भी तैयार करके सबमिट करेंगे। ठीक है, अगर ये ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हैं कोई भी एम्प्लॉयर तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, और उनके बिजनेस का लाइसेंस भी कैंसल किया जा सकता है। ठीक है, लैंडमार्क केस कौन सा था? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये हो गए आपके सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोविजन फॉर विमेन अंडर फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन, उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। द फैक्ट्रीज एक्ट The Factories Act 1948 is a welfare legislation aimed at protecting the health, safety and dignity of workers, especially women and children. It lays down a special provision for women workers considering their physical safety, health and social condition. ऑब्जेक्टिव क्या है फैक्ट्रीज एक्ट का? ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट टू इंश्योर सेफ्टी एंड safe working condition for women, to prevent exploitation, to protect maternity and dignity, to regulate working hours and nature of work। ठीक है, इसी यही मकसद है आपके फैक्ट्रीज एक्ट का। स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन, कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट में वीमेन के लिए? तो सबसे पहला है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन सर्टेन केसेस। डेंजरस मशीन है कहीं पे तो सेक्शन 22 बोलता है कि आप वहां पे महिला को काम पे नहीं लगाओगे। दूसरा है आपका सेक्शन 66 रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन। Women shall not be employed between 7 p.m. to 6 a.m. ठीक है, however state government may vary this limit but no employment between 10 p.m. to 5 p.m. ठीक है, ये बोल रहा है सेक्शन 66 की महिलाओं को 7 बजे के बाद से रात के 7 से सुबह के 6 बजे तक काम पे नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, फिर है आपका प्रोहिबिशन ऑफ नाइट वर्क। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग नाइट आवर्स इज जनरली प्रोहिबिटेड टू इंश्योर सेफ्टी। एक्सेप्शन अलाउड ओनली विद एडेक्वेट सेफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड वेलफेयर मेजर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है कि अगर आप महिला को रात में भी रखना चाहते हैं काम पर और महिला खुश है वो काम कर सकती है और आप उनको डबल दिहाड़ी दे सकते हो, सेफ्टी मेजर का ख्याल रख सकते हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर सकते हो, वेलफेयर मेजर अपनाते हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस प्रोसेस। विमेन में बी रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन हजार्डस प्रोसेसेस। ठीक है, फिर है वेलफेयर प्रोविजन बेनिफिटिंग विमेन। सेक्शन 42 वॉशिंग फैसिलिटी, महिलाओं के लिए वॉशिंग फैसिलिटी होगी, सेक्शन 42 बात करता है। सेक्शन 44
facility for sitting, suitable sitting arrangement for women working in standing position, section 44. फर्स्ट एड, सेक्शन 45 महिलाओं के लिए, वैसे तो फर्स्ट एड सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे 45 में खास करके महिलाओं के लिए बताया गया है। फिर है क्रेच फैसिलिटी 48 में, मैंडेटरी वेयर 30 और मोर वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, रिक्वायरमेंट सुटेबल रूम फॉर चिल्ड्रेन अंडर 6 years of age, trained staff, proper sanitation, lighting and ventilation। ये बोल रहा है क्रेच फैसिलिटी का मतलब है जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिसके बच्चे हैं उनके बच्चे के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, तो वो क्रेच फैसिलिटी होता है, वो सेक्शन 48 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर कुछ सेफ्टी प्रोविजंस भी हैं अंडर सेक्शन 21, मशीनरी के बारे में दिया है कि मशीनरी सही से होना चाहिए, नियर मशीनरी इन मोशन सेक्शन 22, प्रोटेक्शन ऑफ हजार्डस फ्यूम्स एंड डस्ट सेक्शन 14, सेफ्टी इन केस ऑफ फायर सेक्शन 38। तो ये कुछ सेक्शंस है जो महिलाओं के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। फिर है मैटरनिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद है आपका पेनल्टीज फॉर वायलेशन, अगर कोई भी एम्प्लॉयर इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करता है और वायलेट करता है तो उनके ऊपर पनिशमेंट भी लगाए जा सकते हैं, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, जेल भेजे जा सकते हैं, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिया गया है। यह आर्टिकल बोलता है कि स्टेट शैल इंश्योर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ये कोशिश करेगा कि भारत में एक देश हो, एक कानून हो, खास करके वो कानून शादी से जुड़े हुए हों, डाइवोर्स से जुड़े हुए हों, मेंटेनेंस से जुड़े हुए हों, एडॉप्शन से जुड़े हुए हों, इनहेरिटेंस से जुड़े हुए हों या सक्सेशन से जुड़े हुए हों। तो ये सारे लॉ सभी के लिए एक हों, ऐसा इंश्योर करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। UCC covers under Article 44 DPSP of State Policy of Indian Constitution, which says that the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India, ठीक है। UCC is not enforceable by court but serves as a guiding principle for the state. UCC aims to promote national integration and equality। अभी ही 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया था जिसमें महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कुछ तलाक का ऐसा ही इशू था, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी की अभी बहुत जरूरत आ गई है, ठीक है, 2-4 दिन पहले भी कहा था। तो यूसीसी पर्सनल लॉज को नेशनल लॉ में कन्वर्ट करने की बात करता है कि जितने भी भारत में हर धर्म के लिए अलग अलग कानून है, हर धर्म में अलग अलग नियम है। हिंदू में 1 शादी कर सकते हैं, मुस्लिम में 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू में बेटी अपने पापा के जमीन में क्लेम कर सकती है, मुस्लिम में नहीं क्लेम कर सकती। हिंदू में वाइफ के पास इक्वल राइट है डाइवोर्स देने के, मुस्लिम में नहीं है। मुस्लिम में आप जितना राइट मर्द को दिया गया उतना महिलाओं को नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, भेदभाव है। तो यूसीसी यही बोल रहा है कि हर धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, एक कानून होना चाहिए जिसमें सारे धर्म मतलब यूनिफॉर्मली उसको एक्सेप्ट करे। जैसे हमारे देश में क्रिमिनल लॉज हैं, सबके लिए बराबर है, हिंदू मर्डर करे तो भी जेल जाएगा, मुस्लिम मर्डर करे तो भी जेल जाएगा, लेकिन सिविल लॉ में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिविल लॉ को भी इक्वल किया जाए, यही यूसीसी का मेन उद्देश्य है, ठीक है। क्यों यूसीसी की जरूरत है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने जब सब बराबर है तो फिर यूसीसी जरूरी है। जेंडर जस्टिस के लिए भी जरूरी है। अभी मैंने बताया था कि हिंदू में 1 शादी अलाउड है, मुस्लिम में 4 शादी अलाउड है। हिंदू में महिलाओं को इक्वल राइट है प्रॉपर्टी में, मुस्लिम में लॉ में नहीं है। हिंदू लॉ में मेंटेनेंस के राइट हर लॉ में है, लेकिन मुस्लिम लॉ में शरिया में जो मिलता था वही था, बाकी लॉ का उसको फायदा ही नहीं था, ठीक है। वो तो बाद में आया था, आपका शाहबानो का केस तो मिला,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ है, तो कहीं ना कहीं अपने को जेंडर जस्टिस चाहिए, तो यूसीसी की जरूरत है। ठीक है, फिर है नेशनल इंटीग्रेशन। अगर हम समाज को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को लेके चलेंगे, तो हमें यूसीसी की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद हमारे भारत में अभी कौन कौन से लॉज हैं जो अलग अलग बात करता है। हिंदू लॉ है, अलग बात करता है। मुस्लिम लॉ है, अलग बात करता है। क्रिश्चियन लॉ है, अलग बात करता है। पारसी लॉ है, अलग बात करता है। ठीक है, हम कुल मिला के देखें तो हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ कुल मिला के एक ही साथ चल रहा है। ठीक है, मुस्लिम लॉ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें, क्योंकि वो बहुत सारे राइट महिलाओं के कर्टेल कर देता है। ठीक है, अब स्कोप क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्या क्या हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो। मैरिज और डाइवोर्स सबके लिए बराबर हो जाएगा। अगर हिंदू एक शादी कर सकता है तो मुस्लिम भी एक ही करेगा, फिर 4 नहीं कर पाएगा अगर यूसीसी लागू होगा तो। हिंदू लॉ में अगर बेटियों को अधिकार है पिता के प्रॉपर्टी में, तो मुस्लिम लॉ में भी लागू हो जाएगा वो नियम। ठीक है, अगर हिंदू लॉ में महिलाओं के पास डाइवोर्स का हर तरीके से राइट है, तो मुस्लिम लॉ में भी हर तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इक्वल हो जाएगा। तो मैरिज और डाइवोर्स सब इक्वल, मेंटेनेंस और एलिमनी सब इक्वल, एडॉप्शन और गार्डियनशिप सब इक्वल, इनहेरिटेंस और सक्सेशन सब इक्वल। ठीक है, तो यूसीसी आएगा तो इक्वलिटी अपने आप आ जाएगी। फिर इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज थे, साहबानों का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी यूसीसी की जरूरत है। ठीक है, फिर सरला मुदगल के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी पर जोर दिया। फिर सायरा बानो के केस में ट्रिपल तलाक वाला जो मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ट्रिपल तलाक जैसे जो कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जेंडर जस्टिस के खिलाफ है। तो अभी यूसीसी की जरूरत आ गई है। ठीक है, कुछ स्टेट हैं जहां पे यूसीसी लागू हो चुका है। पहला है हमारा गोवा, जहां पे बहुत पहले लागू हो चुका था, बाद में अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है। ठीक है, अभी एक और स्टेट है शायद आसाम या एक और है हिमाचल प्रदेश, कहीं पे लागू होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ लोग यूसीसी के फेवर में आर्गुमेंट करते हैं, जैसे उनका मानना है कि ये जेंडर इक्वलिटी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, इक्वल करने की कोशिश करेगा, सेक्युलरिज्म को इंश्योर करेगा, नेशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा, लीगल सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देगा, महिलाओं के राइट को प्रोटेक्ट करेगा। ये सब यूसीसी के सपोर्ट में जो बोलते हैं उनका आर्गुमेंट है। कुछ के आर्गुमेंट जो हैं कि नहीं यूसीसी लागू नहीं होने चाहिए, उनका पहला है कि मेरे धर्म पर सीधा वार है, वायलेट रिलीजियस फ्रीडम, उनका पहला मानना है। ठीक है, उनका मानना है कि भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो उनको अपने अपने हिसाब से चलने दो। ठीक है, इसके बाद उनका ये भी मानना है कि यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू है, तो हिंदू के नियम से लागू हो जाएगा फिर यूसीसी, तो उसका भी उनको डर है। तो ये कुछ है जो उनको लगता है कि नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके यूसीसी और विमेन एम्पावरमेंट को अगर लिंक करेंगे तो विमेन एम्पावरमेंट अगर आपको सही में करना है तो आपको यूसीसी लाना पड़ेगा, क्योंकि यूसीसी इंश्योर करता है कि इक्वल राइट मिले सभी को। अब इक्वल राइट मिलेगा तो हर चीज में मिलेगा, मैरिज में भी मिलेगा, इनहेरिटेंस में मिलेगा, डाइवर्स में मिलेगा, तो हम इक्वल ही कर पाएंगे ना। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करेगा। जैसे हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में है कि अगर आपको अपने पति से दोबारा शादी करना है तो हलाला करना पड़ेगा। हिंदू लॉ में ऐसा कुछ नहीं है, डाइवोर्स हुआ अगर वाइफ को वापिस करना है तो कर सकती है, कुछ ऐसा नियम नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को जो है खत्म किया जा सकता है अगर यूसीसी आएगा तो। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नियम्स हैं, ठीक है, पैरामीटर है, वो कहीं ना कहीं यूसीसी लागू होने के बाद और भी फल फूल पाएगा और भी स्ट्रांग हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट टू मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, तो मेंटेनेंस के बारे में आपके सीआरपीसी में भी था, बीएनएसएस में भी था। अभी आपको यहाँ पे सीआरपीसी बीएनएसएस नहीं पूछ रहा है,
यहाँ पे पूछ रहा है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब पता ही है आपको कि जब कोई महिला अपने आप को जो है, कोई महिला, बच्चा या पूर्व ओल्ड एज पेरेंट, ठीक है, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने बच्चों से, मतलब पेरेंट अपने बच्चों से, बच्चे अपने पेरेंट से, वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस में क्या क्या मिलता है? फूड मिलता है, क्लॉथ मिलता है, रेसिडेंस मिलता है, एजुकेशन मिलता है, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं। ये सारी चीजें आप जोड़ के मेंटेनेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस आपको बता दूं, आगे सवाल है मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फर्क होता है। मेंटेनेंस आपके जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में बताया गया है और एलिमनी सेक्शन 25 में बताया गया है। मेंटेनेंस जो होता है हर महीने आपको मिलता है और वो जब तक आपको आपका केस खत्म नहीं होता तब तक आपको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। जब केस खत्म हो जाएगा तब आपको फाइनल एक बार एक अमाउंट दे दिया जाएगा जिसको एली मनी बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनल सेटलमेंट के टाइम पर जब हम पैसा देते हैं तो वो एली मनी कहलाता है और जब हम ड्यूरिंग मैटर देते हैं पैसा तो उसको हम मेंटेनेंस बोल सकते हैं। मेंटेनेंस लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ठीक है, जबकि आपका एलिमनी जो होता है वो फाइनल हो जाता है, एकदम फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, ठीक है। तो ये आगे सवाल पूछेगा इसीलिए थोड़ा सा अभी हिंट दे दिया। अभी ऑब्जेक्ट क्या है मेंटेनेंस का? तो प्रिवेंट डिस्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट डिग्निटी, इंश्योर सोशल जस्टिस, ठीक है, और फुलफिल मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द फैमिली। अब वाइफ जो क्लेम कर सकती है हैमा के अंदर, उसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन 18 में, ठीक है। ए हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। ग्राउंड फॉर लिविंग सेपरेटली एंड क्लेमिंग मेंटेनेंस, हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ डिजर्शन, मतलब किस किस ग्राउंड पे आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं, इसके बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। कब कब वाइफ मेंटेनेंस के लिए लाइबल नहीं है, कब क्लेम नहीं कर सकती, वो भी आपको जानना पड़ेगा। When wife is not entitled, if she is unchaste or lustful, if she converts to another religion, ठीक है। अगर आपकी वाइफ का कहीं और अफेयर है, ठीक है, या दोहरे चरित्र की है तो आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। या आपकी वाइफ दूसरे धर्म में तब्दील हो चुकी है तो भी आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद है आपका सेक्शन 19 में विडो डॉटर के लिए मेंटेनेंस के बारे में है, सेक्शन 20 में चिल्ड्रन के बारे में है और सेक्शन 20 के सब क्लॉज 2 में मेंटेनेंस ऑफ एजेड पेरेंट, ठीक है, मतलब जो पिता या माता जी हैं, ओल्ड एज हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। तो 18 में वाइफ है, 18 में वाइफ, 19 में विडो डॉटर, 20 में चिल्ड्रन और 20 में ही मेंटेनेंस ऑफ एज्ड पेरेंट भी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैसे डिसाइड किया जाता है? तो पार्टी के स्टेटस और पोजीशन के आधार पर, रीजनेबल क्लेम के आधार पर कि जरूरत कितना है, ठीक है, फिर इनकम के आधार पर और नंबर ऑफ डिपेंडेंट के आधार पर और कंडक्ट ऑफ पार्टीज के आधार पर। तो इस आधार पर जो है मेंटेनेंस का अमाउंट तय किया जाता है। इंपॉर्टेंट केस लॉज है आपका यमुना बाई वर्सेस अनंत राव, सेकंड वाइफ नॉट लीगली वेडेड कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर हामा एक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी जो होती है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो लीगली नहीं माना जाता, तो इसीलिए दूसरी वाइफ मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट मेंटेनेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन अडल्ट्री एंड क्रूअल्टी। अडल्ट्री क्या होता है? अडल्ट्री का मतलब होता है कि जब कोई शादीशुदा होते हैं पति पत्नी, ठीक है, और उनका कहीं और अफेयर होता है किसी और महिला के साथ, मतलब हस्बैंड का किसी और महिला के साथ या वाइफ का किसी और मर्द के साथ, तो हम उसको बोलते हैं अडल्ट्री, ठीक है। अडल्ट्री इसे बोला जाता है। क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है? क्रूअल्टी का मतलब होता है घर में महिलाओं के साथ मारपीट करना,
ठीक है, फिजिकल अब्यूज करना, गाली गलौज देना या दहेज के लिए ताना देना। तो क्रुअल्टी फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रुअल्टी। तो दोनों में पहला ग्राउंड तो यही आपने देख लिया कि भाई अडल्ट्री का मतलब होता है शादीशुदा इंसान के लाइफ में जो एक्स्ट्रा अफेयर होता है, ठीक है, वो भी एक्स्ट्रा अफेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ बातचीत वाला, सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला, ठीक है, तो उसको अडल्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और क्रुअल्टी का मतलब फिजिकल या मेंटल जो सफर करती है महिलाएं अपने घर में, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रुअल्टी। अडल्ट्री का जो है नेचर वो मैट्रिमोनियल ऑफेंस है, ठीक है, और क्रुअल्टी भी एक तरीके से मैट्रिमोनियल ऑफेंस ही होता है, ये भी याद रखिएगा। अडल्ट्री को डिफाइन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 के सब क्लॉज आई में, ठीक है, जबकि क्रुअल्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज आई ए में, ठीक है। अडल्ट्री क्या है? अडल्ट्री एक सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज है, ठीक है, जबकि क्रुअल्टी क्या है? फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर है। अडल्ट्री को प्रूफ करने के लिए क्या लगेगा आपको? प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, अगर आपको अडल्ट्री प्रूव करना है तो सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा, जबकि क्रुअल्टी आपको प्रूव करना है तो फिजिकल या मेंटल हार्म आपके साथ जो भी हुआ है वो प्रूव करना पड़ेगा। अडल्ट्री में इवन अ सिंगल एक्ट इज सफिशिएंट, ठीक है, अगर आपने किसी मर्द के साथ या महिला किसी मर्द के साथ या पति किसी औरत के साथ एक बार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वो सफिशिएंट है अडल्ट्री के ग्राउंड के लिए, ठीक है, जबकि क्रुअल्टी एक बार पति ने चमाट मार दिया तो उसको क्रुअल्टी नहीं माना जाएगा। जब वो कंटिन्यूअस या रिपीटेड वे में होता है तब वो क्रुअल्टी माना जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अडल्ट्री जो है नैरो एंड स्पेसिफिक है, जबकि क्रुअल्टी जो होता है वो वाइड और फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे अडल्ट्री में लिविंग इन अ अडल्टरस रिलेशनशिप, ठीक है, इलिसिट इंटीमेसी, मतलब शादीशुदा हूं मैं और मैं किसी और महिला के साथ होटल में पकड़ा गया, ठीक है, बेड शेयर करते हुए, तो ये क्या है? ये एडल्ट्री का ग्राउंड है, एग्जाम्पल है। क्रुअल्टी का एग्जाम्पल क्या है? कि बीवी को बहुत मारा रात में शराब पी के, ठीक है, या दहेज के लिए बहुत ताना दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा अगर है तो फिर वो क्रुअल्टी है। इसका दोनों का ही शादी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। अडल्ट्री का भी शादी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और क्रुअल्टी का भी शादी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अडल्ट्री भी शादी के अंदर डाइवोर्स का ग्राउंड होता है और क्रुअल्टी भी शादी के अंदर डाइवोर्स का ग्राउंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका किधर गया? अडल्ट्री को जो है क्राइम के क्या बोलते हैं नेचर से हटा दिया गया है। जोसेफ सीने वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 का, उसमें अडल्ट्री को जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है, जबकि क्रुअल्टी अभी भी क्रिमिनल एक्ट है। अडल्ट्री पहले क्रिमिनल एक्ट हुआ करता था, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी वाइफ है, ठीक है, और मेरी वाइफ किसी और लड़के के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिजी थी, मुझे पता चला तो मैंने उस लड़के के ऊपर केस कर दिया, लड़का जेल चला गया। ऐसा प्रावधान था पहले अडल्ट्री के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भाई तुम्हारी वाइफ थी, तुम्हारी वाइफ अपने इच्छा से उस लड़के के साथ सोई, तो लड़का जेल क्यों जाना चाहिए? तुमको अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लो तुम, और क्या, तुम लड़के को जेल क्यों भेजोगे? ठीक है, क्योंकि गलती तो दोनों की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्रुअल्टी तो अभी भी क्रिमिनल एक्ट है ही, अगर आपकी वाइफ को अगर आप सताते हो तो वो अपराध है और आपके ऊपर डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस भी हो सकता है, और दोनों जो है आपका डाइवोर्स का ग्राउंड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो अभी ही मैंने बताया था, एलिमनी क्या होता है, एलिमनी एक क्या बोलते हैं फिक्स्ड सेटलमेंट अमाउंट होता है जो वाइफ को दिया जाता है, स्पाउस को दिया जाता है। जबकि मेंटेनेंस क्या है, वो भी एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट ही है, लेकिन वो ड्यूरिंग मैरिज और ड्यूरिंग सेपरेशन दिया जाता है। उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर फाइनल अमाउंट एलिमनी के तौर पे दिया जाता है। तो मेंटेनेंस जो है ड्यूरिंग मैरिज और ड्यूरिंग आपके डाइवोर्स पीरियड दिए जाते हैं। एलिमनी क्या है, टू सपोर्ट द स्पाउस आफ्टर मैरिटल रिलेशनशिप इन। ठीक है, ये देख लो, एलिमनी जो है जब मैरिटल रिलेशनशिप जब इंड हो जाता है तो स्पाउस को सपोर्ट के लिए हम कुछ अमाउंट देते हैं, वो एलिमनी होता है। जबकि आपके मेंटेनेंस जो है उसको बेसिक लिविंग कंडीशन जो है वो सही रहे, उसके लिए आप मेंटेनेंस देते हो। एलिमनी जो है एक लमसम अमाउंट होता है जो एक ही साथ पे किया जाता है, जबकि मेंटेनेंस क्या है, वो पीरियोडिकली पेमेंट किया जाता है, महीना दर महीना आपको देना पड़ता है। ठीक है, एलिमनी जो है ग्रांटेड एट द टाइम और आफ्टर द डाइवोर्स। ठीक है, तो जब डाइवोर्स हो जाता है आपका या डाइवोर्स होने वाला होता है तो एक साथ आप दे सकते हैं। जबकि आपका मेंटेनेंस जो है आपका ड्यूरिंग मैरिज भी दे सकते हैं अगर वो अलग रहना चाहती है, ड्यूरिंग डाइवोर्स भी दे सकते हैं। एलिमनी के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 में बताया गया है, मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में आपके मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। मेंटेनेंस के बारे में हामा एक्ट में भी सेक्शन 18 में बताया गया है। मेंटेनेंस के बारे में सेक्शन 144 ऑफ BNSS में भी बताया गया है, ये अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, एलिमनी जो होता है परमानेंट नेचर का होता है, मेंटेनेंस जो होता है वो टेम्परेरी नेचर का होता है। और इसके बाद और क्या है मेजर डिफरेंसेस, बस यही है। ठीक है, इसके बाद कुछ है नहीं इसमें। तो एलिमनी और मेंटेनेंस का ये मेन आपका डिस्टिंग्विश हो गया। नेक्स्ट है आपका एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, मतलब डीवी एक्ट के एम और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ये तो आप ऐसे ही भी बना सकते हो मन से। ठीक है, कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू हिंसा। तो क्यों बनाया होगा ये एक्ट, क्योंकि घरेलू हिंसा बढ़ गया होगा, पति पत्नी को मार रहे हैं, भाई बहन को मार रहा है, सास बहू को मार रहा है, ठीक है, या बहू सास को पीट रही है, कुछ ऐसे वायलेंस जो महिला के साथ होता है घर के अंदर, तो वो डीवी एक्ट के अंदर कवर होता है। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि पति ही अपने वाइफ को मारे, नहीं, माँ भी अपनी बेटी को मारती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस ही है, क्योंकि वो हो किसी महिला के साथ ही रहा है। ठीक है, तो किसी भी महिला के साथ कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो या महिला हो, अगर वायलेंस कर रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। एम क्या था इस एक्ट का, टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, टू प्रोवाइड इमीडिएट एंड इफेक्टिव रिलीफ, to safeguard the right to live and dignity of women, to recognize domestic violence, ठीक है, to protect women in domestic relationship। ये सारे क्या थे, एम थे इस एक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, क्यों ये एक्ट बनाया गया, तो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू डोमेस्टिक वायलेंस, टू इंश्योर द राइट ऑफ रेसिडेंस, टू प्रोवाइड सिविल रेमेडीज, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, ये सारे इसके अंदर दिए गए। ठीक है, टू इस्टेब्लिश सपोर्ट मैकेनिज्म, इसलिए ये बनाया गया, टू इंश्योर स्पीडी जस्टिस, टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस, to empower women, to fulfill international obligation under CEDAW Act। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी जिसको मद्देनजर रखते हुए ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शंस ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का फंक्शन क्या क्या है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट का मेन फंक्शन है आपका कि फैमिली सेटलमेंट करे,
घर के अंदर कोई भी झगड़ा वगैरह होता है तो वो अपना एफर्ट दिखाते हैं फैमिली कोर्ट और उसको रिकंसिलिएट करते हैं, ठीक है, मतलब सेटलमेंट कराते हैं। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, जो भी मैट्रिमोनियल नेचर के ऑफेंसेस हैं उसका फटाफट डिस्पोज करे, ये भी उनका मेन फंक्शन में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, मेन फंक्शन है फैमिली कोर्ट का कि वो महिलाओं के और बच्चे के हित में अपने जो है काम करें। इनफॉर्मल एंड चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर, यहाँ पे जैसे रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट फॉर्मली काम करते हैं वैसा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे इनफॉर्मल और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर रहता है। काउंसलिंग एंड असिस्टेंस, यहाँ पे कोर्ट सीधा जेल नहीं भेजते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। फिर है एविडेंस एंड प्रोसीजर, यहाँ पे जो एविडेंस का प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के जैसा एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लीनियंट रहता है एविडेंस लेने का जो प्रोसीजर है वो। पासिंग इंटरिम ऑर्डर, फैमिली कोर्ट यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए इंटरिम हो या चाइल्ड कस्टडी के लिए हो या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, ये पास किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका रोल इन रिड्यूसिंग बर्डन ऑफ रेगुलर कोर्ट। रेगुलर कोर्ट जो है वैसे ही उनके पास बहुत सारा मैटर है, हर दिन अपराध होता है, तो उनके मैटर को थोड़ा सा बोझ कम करने के लिए ये जो मैट्रिमोनियल कोर्ट है वो अपना योगदान देते हैं, ठीक है। और लास्टली सोशल वेलफेयर रोल, समाज को जोड़ने का काम, पीसफुल रेजोल्यूशन करने का काम, शादी ब्रेकडाउन ना हो ये इंश्योर करने का काम, शादी को प्रिजर्व रखने का काम, फैमिली रिलेशनशिप को मेंटेन रखने का काम, ये सारा जो है आपका कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट अपने लेवल पे करता है, ठीक है। अब फैमिली कोर्ट के कुछ जुरिस्डिक्शन भी हैं, जैसे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को डील कर सकते हैं, उसके अंदर डाइवोर्स आ सकता है, जुडिशियल सेपरेशन आ सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट आ सकता है, नलिटी ऑफ मैरिज आ सकता है, ठीक है। दूसरा है मेंटेनेंस मैटर में, मेंटेनेंस वाइफ के लिए, मेंटेनेंस बच्चों के लिए, मेंटेनेंस पेरेंट के लिए भी इसमें दिया जा सकता है। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी है। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो वाइफ को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाने का भी काम करते हैं। शादी से जो बच्चा हुआ है वो लेजिटिमेट है या नहीं है वो भी इशू फैमिली कोर्ट डील करता है। और अडॉप्शन और गार्जियनशिप के रिलेटेड भी जुरिस्डिक्शन आपका फैमिली कोर्ट के पास होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल फैमिली कोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्भया केस के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये भी सवाल 3-4 बार पूछा गया है कि निर्भया केस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें। तो निर्भया केस का शॉर्ट नोट ये है, फैक्ट है, ऑन 16th December 2012 a 23-year-old female psychotherapy student Nirbhaya was gang raped and brutally assaulted on a private bus in New Delhi. 6 men were involved, including the bus driver. Both the victim and her male friend were thrown from the moving bus. The male friend survived. Nirbhaya suffered severe internal injury and later died on 29th December 2012 in Singapore. 6 accused were arrested. One was juvenile at the age of 17-year-old. ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। 16 दिसंबर 2012 की बात है। 23 साल की एक महिला डॉक्टर, ठीक है, जो स्टूडेंट थी साइकोथेरेपी की, जिनका हम रियल नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये गैंगरेप का केस है, तो हमने यहाँ पे काल्पनिक नाम लिया है निर्भया, ठीक है। इनके साथ गैंगरेप होता है, इनको बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट किया जाता है एक प्राइवेट बस में, और बाद में बस से इनके और इनके जो दोस्त होते हैं उनको फेंक दिया जाता है चलती बस से। चलती बस से गिरने के कारण और निर्भया के साथ गैंगरेप होने के कारण निर्भया को बहुत ज्यादा इंटरनल इंजरी होता है, जिसके कारण वो मतलब डेथ हो जाता है उनका सिंगापुर में, ठीक है। वैसे इनको लेके जाया जाता है
लेकिन वो नहीं बच पाती हैं। उनके मेल फ्रेंड जो होते हैं वो सरवाइव कर जाता है। इसमें 6 आरोपी होते हैं जिसको पुलिस अरेस्ट करता है। इसमें एक जो होता है वो जुवेनाइल होता है 17 साल का। ठीक है। इशू क्या था, वेदर द अक्यूज्ड वर गिल्टी ऑफ मर्डर एंड गैंगरेप अंडर सेक्शन 302 of IPC, 376(2) gangrape under IPC, 120B criminal conspiracy under IPC, and 201 destruction of evidence under IPC. Whether death penalty can be imposed on adult offender, treatment of the juvenile offender under Juvenile Justice Act, applicability of rarest of rare doctrine for capital punishment. ये 3-4 चीजें जो है इशू के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। जजमेंट क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट 2013 में क्या बोलते हैं, 4 adult convict sentenced to death, juvenile sent to reform facility for 3 years। क्योंकि एक लड़का 17 साल का था और उस समय पे हमारे पास जो है जेजे एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट हुए नहीं थे, और जेजे एक्ट का सीधा मानना था कि 18 साल से नीचे का बच्चा है तो वो कोई भी अपराध करेगा तो उसको हम डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते थे। ठीक है, उनको 3 साल तक का जेल हुआ था उस समय पर। फिर आया ये मामला 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के पास, कंफर्म डेथ पेनल्टी फॉर अडल्ट। यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने कहा 2017 में कि जो भी अडल्ट लोग थे, इसमें 4-5 लोग, उनको जो है डेथ पेनल्टी कंटिन्यू रहेगी। फिर ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट में 2017 में, अपहेल्ड डेथ पेनल्टी, जुवेनाइल रिलीज्ड आफ्टर सर्विंग सेंटेंस। उस समय पर जुवेनाइल जो था वो 3 साल का सजा काट के बाहर आ चुका था, तो उसी को चैलेंज करके करते हुए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे कि भाई बाकी को डेथ पेनल्टी हुआ है तो जुवेनाइल को डेथ पेनल्टी क्यों नहीं हुआ। ठीक है। Execution for adult convict hanged on 20th March 2020 after all appeals and mercy petition were rejected। ठीक है, उसमें से 4 को जो है डेथ पेनल्टी दिया भी गया, उनका जो है मर्सी पिटीशन वगैरह सब रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, लीगल प्रिंसिपल क्या हुआ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड इन क्राइम दैट शॉक पब्लिक कॉन्सेंसस। ठीक है, क्योंकि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और ब्रूटली हुआ था। ठीक है, इसमें तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, शॉर्ट में है। उस समय पे न्यूज में ऐसा था कि कुछ रॉड वगैरह का भी जो है बहुत ब्रूटली किया गया था। ठीक है, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन में आया था और इसीलिए उसको फांसी दिया गया। उसमें एक लड़का 17 साल का था, इसीलिए उसको 3 साल का जेल हुआ और उसको छोड़ दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम से हो गया, नेक्स्ट टाइम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 16 साल से 18 साल तक के बीच का कोई लड़का है जिसने हीनियस अपराध किए हैं, तो उसका पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एज असेसमेंट करेगा और ये देखेगा कि उस बच्चे की मैच्योरिटी कितनी है, उस बच्चे के पास ये नॉलेज था या नहीं था कि उस अपराध का जो नेचर है वो बहुत ग्रीवेंसेस है, बहुत हीनियस है। ठीक है, अगर ये सब करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लगता है कि बच्चा एनफ मेच्योर था, तो हम उसको एज अ एडल्ट डील करेंगे। ठीक है, इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक अमेंडमेंट भी आया था 2015 के बाद, जिसमें 16 से 18 साल के बच्चे के अगर कोई अपराध करेंगे तो उसका एज असेसमेंट मैंडेटरी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल आपका है निर्भया केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस। विशाखा का जो केस है वो है आपका, भवरी देवी ए सोशल वर्कर इन राजस्थान वाज गैंगरेप्ड इन 1992 फॉर अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट अ चाइल्ड मैरिज। The petitioner were influenced when the local authority failed to take proper action. Petitioner Visakha and other women's organizations filed a public interest litigation in Supreme Court seeking protection against sexual harassment at the workplace. At the time, no specific legislation existed in India addressing sexual harassment at workplace। ठीक है, तो ये भवरी देवी एक महिला थी, राजस्थान की थी, वो जो है आंगनबाड़ी में काम करती थी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उस समय पे वो जो है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बहुत आवाज उठाती थी,
तो एक बार क्या हुआ, राजे रजवाड़े के घर पे शादी का कोई माहौल चल रहा था और उसमें उन्होंने देखा कि राजा जी जो थे, उनके बेटी का कम उम्र का की थी उनकी बेटी, वो उनका जो है लगन वगैरह होता है ना, रिंग सेरेमनी टाइप का वैसा था। तो उस समय पे वो आके पुलिस को बुला के उनका जो है जो सेरेमनी था वो रुकवा दिया था, ठीक है, क्योंकि वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थी। तो ये देखते हुए जो राजे रजवाड़े थे उनको लगा कि ये तो मेरे इज्जत पे सीधा सीधा प्रहार है, ठीक है। तो उन्होंने, जब वो अपने पति के साथ कहीं जा रही थी, वर्क प्लेस पे ही थी वो, ठीक है, तो उसको जो है वो राजे रजवाड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो उन्होंने मिल के उनके साथ गैंगरेप वगैरह भी किया, सारे सबूत वगैरह भी मिटा दिए और उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो बाद में विशाखा और कुछ ऐसे एनजीओ थे जिनका नाम, ये विशाखा जो है कोई लड़की नहीं है, ये विशाखा एनजीओ का नाम था, ठीक है। तो ये लोग जो है पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए कि अगर ऐसे ही वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ होता है तो ये तो बहुत गलत है, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आता है कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे होता है तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21। Whether the state has an obligation to provide preventive guideline for workplace sexual harassment, what legal framework or guideline can be adopted in the absence of the legislation, ये सारे issues थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है अपने गाइडलाइन दिए। उन्होंने कहा कि ये जो अपराध होता है वर्क प्लेस पे, वो डायरेक्टली आर्टिकल 14 को, 15 को, 19 को और 21 को वायलेट करता है। उन्होंने बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी दिए कि हर जो भी वर्क प्लेस होगा वहां पे पॉस एक्ट बनाए जाएंगे, आईसीसी कमेटी बनाई जाएगी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ठीक है। जो भी कंप्लेन आएगा उसको तुरंत सुनवाई किया जाएगा, अगर एम्प्लॉयर सुनवाई नहीं करता है तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। तो ये सारा चीज जो है आपके निर्भया केस से ही आया था। क्वेश्चन है रोल ऑफ कोर्ट्स इन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। कोर्ट का रोल क्या रहता है वुमेन और चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो पहला है कि भाई महिलाओं और बच्चों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा है जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर करना, इंटरप्रेट करना। तीसरा है पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म के तौर पे महिलाओं के साथ कोर्ट जो है सहानुभूति दिखाता है। मैं बारी बारी से समझाता हूँ। कोर्ट का रोल क्या है महिला और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपने देखा होगा ये आपका निर्भया केस, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है अगर आप महिला के साथ कोई वर्क प्लेस पे अपराध होता है। आर्टिकल 19 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा के केस में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया, तो यहाँ रोल आ गया कोर्ट का। दूसरा पॉक्सो एक्ट आया था आपका, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आपका 16 से 18 साल का जो एज का अमेंडमेंट हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। डीबी एक्ट आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद ही आया था, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद ही आया था। तो कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी लॉज जो है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। फिर है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल केस, विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। शीला बरसे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंधुआ मजदूरी अब नहीं चलेगा, ठीक है, चाइल्ड लेबरर को आप काम नहीं करा सकते। तो बहुत सारे ऐसे पीआईएल थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है महिलाओं और बच्चों के हित में अपने फैसले सुनाए, ठीक है। तो ये सारे हैं। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे ऐसे गाइडलाइन और लॉज को मॉनिटर करने का भी काम करते हैं, अवेयरनेस फैलाने का भी काम करते हैं। अभी हालिया में आपने सुना होगा बार काउंसिल ऑफ के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है।
तो कोर्ट का रोल कहीं न कहीं महिलाओं के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट में इक्वल ही रहा है। एक और इसका एग्जाम्पल है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में 4 ऐड किया गया, आर्टिकल 16 में 4 ऐड किया गया, तो सभी ने चैलेंज किया ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, आप महिलाओं के साथ अलग स्पेशल प्रोविजन कैसे दे सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड माना और बोला कि नहीं, अगर महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये सारे हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं और बच्चों के लिए कोर्ट ने अपना समय-समय पे अपने रोल को प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राउंड इन्वोक्ड बाय हिंदू वुमेन फॉर जुडिशियल सेपरेशन। अगर हिंदू महिला को जुडिशियल सेपरेशन लेना है या डाइवोर्स लेना है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, डाइवोर्स का मतलब है शादी तोड़ देना, जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है शादी नहीं तोड़ना, अलग अलग रहना। ठीक है, लेकिन ग्राउंड सेम ही है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो जब आप सेक्शन 10 पढ़ोगे हिंदू मैरिज एक्ट के, तो उसमें ग्राउंड दिए हुए हैं जुडिशियल सेपरेशन के। तो अगर आपके पति आपके साथ क्रूअल्टी करते हैं, आप डाइवोर्स ले सकती हो। अगर आपके पति आपके साथ डिजर्शन करते हैं, आप डाइवोर्स ले सकती हो। डिजर्शन का मतलब होता है पति आपके साथ 2 साल तक कोई फिजिकल रिलेशन मेंटेन नहीं किया है, आपसे अलग रह रहा है, तो आप उसको डिजर्शन मान के डाइवोर्स या सेपरेशन ले सकते हो। फिर है कन्वर्जन, अगर आपके हस्बैंड दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आप वहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। अगर आपके पति को मेंटल डिसऑर्डर है, आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। अगर आपके पति को वल्नरेबल डिजीज है, ठीक है, तो आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। अगर आपके पति का 7 साल से लापता है, ठीक है, और वो नहीं मिल रहे हैं, तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ डेथ माना जाएगा, आप सेपरेशन ले सकते हो। और म्यूचुअल कंसेंट से भी सेपरेशन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे ग्राउंड हैं जुडिशियल सेपरेशन के अंडर सेक्शन 10। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्यों आया था, कब आया था, किस ऑब्जेक्ट से आया था, क्या क्या पनिशमेंट है? अगर ये आप लिख दो, आपके मार्क्स भर भर के मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था। ये आया था डाउरी को लेना और देना दोनों को प्रोहिबिट करने के इरादे से लाया गया था। ठीक है, डाउरी के बारे में डिफाइन किया गया है डाउरी एक्ट में, सेक्शन 2 में कहा गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी शादी के टाइम पे लेना या देना दोनों ही डाउरी कहलाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, गिफ्ट हो या कैश हो, कुछ भी हो। अगर शादी के कंसिडरेशन में दिया जा रहा है तो वो डाउरी है। सेक्शन 3 में डाउरी को लेना और देना दोनों इलीगल बनाया गया है। आपके सेक्शन 4 में डाउरी लेने के लिए, ठीक है, या डाउरी डेथ के लिए पनिशमेंट का जो है प्रावधान किया गया है। सेक्शन 6 में एफआईआर के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी डाउरी लेगा या देगा तो पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकता है। सेक्शन 4 में बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड के ऊपर जाएगा कि भाई आप प्रूव करो कि आपकी वाइफ के साथ आपने गलत नहीं किया है। कि इसका एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डाउरी हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, डाउरी डिमांड को डिटर करने के लिए भी ये काम करता है, लीगल अवेयरनेस फैलाने में काम करता है, वुमेन के एम्पावरमेंट में काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर केस लॉज हैं, सावित्री देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डाउरी डेथ एस्टैब्लिश्ड इवन इफ डेथ ऑकर्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम हरासमेंट। फिर आया राजेश शर्मा का केस, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड टू अक्यूज्ड इन डाउरी डेथ केस। ठीक है,